हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे 2021 का एक ऐसा केस जो कि बात करता है वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखिए, ये जजमेंट जानना आप लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये कंसिस्ट करता है आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं, A to Z इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड एंड अनदर वर्सेज NDMC 2021। देखिए, काफ़ी रिसेंट और इंपॉर्टेंट जजमेंट रही है ये 2021 की। ये केस कहता क्या है, ये केस डील किस बारे में करता है ये भी जान लेते हैं। तो कंटेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक को एज अ स्टेट कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। देखिए, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का कहने का मतलब सिंपली यही था कि वर्ल्ड बैंक कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के स्कोप में यहाँ फिक्स नहीं होती। इसलिए जो वर्ल्ड बैंक है उसे एज अ स्टेट कंसीडर नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप में से बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते तो आर्टिकल 12 सिंपली स्टेट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 12 ये बताता है कि स्टेट कौन कौन सी चीजें होंगी। आर्टिकल 12 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आर्टिकल 12 कैरी करता है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ चीजें दे रखी हैं जो कि डिक्लेयर्ड होंगी एज अ स्टेट। सबसे पहली उस कंटेक्स्ट में निकल के आती है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेकंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगर आर्टिकल 12 ना भी होता तो एक तरह से ये चीज थोड़ी ऑब्वियस भी थी कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट तो स्टेट कंसिडर किए ही जाएंगे। लेकिन असली कॉम्प्लेक्स चीज इस कंटेक्स्ट में निकल के आती है थर्ड कैटेगरी से, जो कि है लोकल अथॉरिटीज। देखिए, लोकल अथॉरिटीज वो अथॉरिटीज होती हैं जो कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हो गया, पंचायत हो गए। बेसिकली कुछ ऐसी बोर्ड्स, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो कि अपने बाय लॉज बनाती हैं, जो कि अपने पेटी लॉज बनाती हैं एक तरह से। फोर्थ चीज यहाँ अदर अथॉरिटीज को एंश्योर करती है। देखिए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्हें ये चीज पता थी कि जो हमारी सोसाइटी है वो काफी डायनामिक है और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है। तो उन्होंने आर्टिकल 12 के अंदर एक ऐसा कॉलम भी रखा जो किसी चीज को लेके उसे एज अ स्टेट क्लैरिफाई नहीं करता। मतलब अदर अथॉरिटीज के कॉलम में कौन सी चीजें स्टेट होंगी और कौन सी चीजें स्टेट नहीं होंगी ये आर्टिकल 12 यहाँ पे बताता नहीं है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने कई केस लॉज में ये चीजें डिटरमाइन की कि कुछ पर्टिकुलर बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन अदर अथॉरिटीज के कॉलम में आएंगे और वो डिक्लेयर होंगे एज अ स्टेट। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अदर अथॉरिटीज के स्कोप में आती है और जो डिक्लेयर होंगी एज अ स्टेट, वो आगे हम जानेंगे। उससे पहले फिफ्थ चीज जो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको भी एज अ स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। देखिए, इस पूरे कंटेक्स्ट में जो फोर्थ यहाँ हेडिंग कंटेक्स्ट में आती है जो कि है अदर अथॉरिटीज की, इसका स्कोप काफी कॉम्प्लेक्स है। तो एक एक करके जानेंगे कौन कौन सी चीजें अदर अथॉरिटीज के कॉलम में आएंगी और कौन कौन सी चीजों को एज अ स्टेट यहां डिक्लेयर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल 12 जो है उसकी हमें नीड क्या पड़ी, जरूरत क्या थी आर्टिकल 12 को इंसर्ट करने की इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जैसा कि बता सकते हैं कि कोई भी पर्सन है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का यहाँ इन्फ्रिंजमेंट होता है, वायलेशन होता है, तो वो स्टेट को स्यू कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्टेट है क्या, स्टेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो हमें बताता है आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बहुत सारी बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन स्टेट की स्कोप में कवर होती हैं जो कि आर्टिकल 12 हमें बताता है। ये जो आर्टिकल 12 है ये मेनली अप्लाई होता है टू द पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड नॉट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि अदर अथॉरिटीज क्या क्या होंगी और कौन कौन सी चीजें अदर अथॉरिटीज के कॉलम में आके एज अ स्टेट डिक्लेयर होंगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफी सारे केस लॉज में ये चीज डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन सी चीजें अदर अथॉरिटीज में आएंगी और कौन कौन सी चीज एज अ स्टेट डिक्लेयर होंगी। एक बहुत ही फेमस केस इस अदर अथॉरिटीज के कंटेक्स्ट को लेके जो कि हमें बताता है कि कौन कौन सी चीजें एक बॉडी, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए जो कि उस बॉडी, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट डिक्लेयर करवाएंगी। उस केस का नाम है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981। देखिए, इस वीडियो के शुरू में जरूर आपको ये लग रहा होगा कि मैंने किसी और केस का नाम लिया है, अब मैं किसी और केस को डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन ये जो अजय हासिया का केस है ये हमारे आज के केस में, हमारी आज की वीडियो में काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस अपना रखता है, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो केस था इसमें बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस और कुछ डिटरमाइनिंग टेस्ट हमारे सामने रखे थे। कहने का मतलब ये है, इस केस में कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकल के आई थी, अगर इन गाइडलाइंस को
कोई भी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन फुलफिल कर देता है तो उस बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एज अ स्टेट कंसिडर किया जाएगा। तो कौन कौन सी गाइडलाइंस, कौन कौन से टेस्ट हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो इस कंटेक्स्ट में निकल के आता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है तो उस सिचुएशन में वो बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन स्टेट डिक्लेयर होगी। वहीं पे मोनोपोली स्टेटस अगर एंश्योर किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इस सिचुएशन में ये चीज डिक्लेयर होगी एज अ स्टेट। थर्ड है फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। फोर्थ जो काफी इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में, जो एग्जिस्टेंस में निकल के आता है गाइडलाइन, एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड अप बाय गवर्नमेंट। सो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की एंटायर शेयर कैपिटल मतलब पूरी की पूरी शेयर कैपिटल हेल्ड कर रही है तो इस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि जिस बॉडी, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड कर रही है वो डिक्लेयर होगी एज अ स्टेट। फोर्थ चीज जो इस कंटेक्स्ट में निकल के आती है कि अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफर हो गया है किसी कॉर्पोरेशन के अंदर तो इस सिचुएशन में ये माना जाएगा जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो डिक्लेयर होगा एज अ स्टेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इन दिस कंटेक्स्ट जो कि है डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। देखिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपना डीप, एक्चुअल और परवेसिव कंट्रोल रखती है तो उस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या बॉडी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना डीप एंड परवेसिव कंट्रोल रख रही है उसे एज अ स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। सो फाइनली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे हेल्ड करते हैं कि कोई भी बॉडी है उसको एज अ स्टेट डिक्लेयर होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस बॉडी के ऊपर एक्चुअल एंड परवेसिव कंट्रोल होना जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पीछे आपको बताया ही था अजय आसिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में कि जो यहाँ 6th गाइडलाइन थी डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, वही बात है कि गवर्नमेंट का किसी बॉडी पर डीप और परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए। वही चीज यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंशन की है कि अगर गवर्नमेंट का किसी बॉडी पे एक्चुअल या परवेसिव कंट्रोल है तब ही वो बॉडी एज अ स्टेट डिक्लेयर होगी। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक के साथ था नहीं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल भी नहीं था और यहाँ पे कोई एंटायर शेयर कैपिटल भी हेल्ड नहीं कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये कि कोई भी गाइडलाइन या कोई भी टेस्ट फुलफिल नहीं कर रहा था वर्ल्ड बैंक, इसीलिए यहाँ वर्ल्ड बैंक को कंसिडर नहीं किया जाएगा एज अ स्टेट। तो यही चीज दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भी इस केस में कही गई कि वर्ल्ड बैंक को एज अ स्टेट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। सो आज का ये केस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये केस कहीं ना कहीं कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की हमारे सामने रखता है रिगार्डिंग आर्टिकल 12। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।